आंदोलन लोगों की सेवा में हाजिर। 8 दिसंबर को भारत बंद भी किया गया और आगे भी बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं कि हम चक्का जाम कर देंगे, मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा, नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इस किसान आंदोलन का कल एक और चेहरा देखने को मिला जब शर्जिल इमाम, उमर खालिद के पोस्टर लगाए गए, वरवरा राव के पोस्टर लगाए गए और कहा गया इन्हें आजाद करिए। तो आज कोई और नहीं, देश के कृषि मंत्री खुद मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए, पहली बार इस विषय के ऊपर, और बेबाक बातचीत होगी। व्यूअर्स, आपको पता है मेरा अंदाज, मैं सवाल बहुत सीधे पूछता हूं और बिना लाग लपेट के तोमर साहब भी जवाब देते हैं, तो यह संवाद वाकई जोरदार होगा। और मुझे लगता है कि देश के किसानों का भ्रम जो कुछ भी है इस संवाद से दूर होगा। तो अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू, इस किसान आंदोलन की फाइनल बातचीत के बाद, फाइनल प्रस्ताव के बाद, न्यूज 18 पर मेरे यानी अमीश देवगन के साथ इस समय नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से आते हैं और कृषि मंत्री है, और इन्होंने कई राउंड की बातचीत करी, लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकला? तोमर साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। इस समय देश के करोड़ों लोग आपको न्यूज 18 के चैनल्स के माध्यम से सुन रहे हैं। तोमर साहब, क्या हुआ? देवगन जी, हम सबको मालूम है कि किसान आंदोलन काफी दिन से चल रहा है। किसान आंदोलन में जो यूनियन उनका नेतृत्व कर रही हैं, उनसे सरकार वार्ता में है और लगभग 6 दौर की वार्ता भारत सरकार ने उनके साथ की है। लगातार वार्ता के दौर में सरकार की ये कोशिश रही कि अगर कृषि सुधार बिलों पर उनको कोई आपत्ति है तो हम क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें, जिस प्रावधान पर आपत्ति हो उस प्रावधान को हम चिन्हित करें और उस प्रावधान पर सरकार विचार करके कुछ ना कुछ निराकरण करेगी। कई दौर की बातचीत हुई, कई घंटे बीते, लेकिन यूनियंस की ओर से क्लॉज पर चर्चा नहीं आई। जब समय व्यतीत हो रहा था और रास्ता नहीं निकल रहा था, तो 3 दिसंबर को मैंने ही अपनी ओर से किसान यूनियन के बीच में कहा कि आप सब के बीच में इतने दिन की चर्चा में मुझे जो ध्यान में आया वो आपकी आपत्तियों को मैं चिन्हित करता हूं और आपके समक्ष रखता हूं। मुझे लगता है कि अगर उनमें कुछ घटाना बढ़ाना हो तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन उन बिंदुओं पर हम सबको बातचीत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उस समय उनका बात थी मंडियां कमजोर हो जाएंगी, एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा और ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं है, इसलिए अमानत में खयानत हो सकती है। इस प्रकार के कई विषय थे और उनसे जब मैंने पूछा जी तो उन्होंने कहा एक फराली वाला आपने नहीं लिखा और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं लिखा। तो हमने वो दोनों विषय भी जोड़ लिए। हमने कहा ये विषय अपने निश्चित हो गए हैं, अब इन विषयों पर आप भी सोचिए कि आप क्या चाहते हो जिससे इन विषयों का निराकरण हो जाए, और सरकार भी सोचेगी कि हम इन विषयों को चिन्हित करके इन पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। और इसलिए 5 दिसंबर की तारीख तय की गई। 5 दिसंबर को जब किसान यूनियंस बैठी चर्चा के लिए, तो फिर उन्होंने चर्चा ही नहीं की और उसके बाद बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी।
फिर एक दौर और चर्चा का हुआ और फिर उन्होंने कहा कि भाई आप अपना रिस्पांस भेज दीजिए। तो फिर सरकार ने अपना रिस्पांस किसान यूनियन के पास भेज दिया और परसों उन लोगों ने उसमें विचार विमर्श किया। सीधे तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि उन्होंने उस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया और वो कहते हैं कि एक्ट को रिपील किया जाना चाहिए। मैंने बार बार सरकार की ओर से ये कहा है कि सारा कानून खराब नहीं होता, कानून में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ प्रतिकूलता भी आपको लग सकती है और इसलिए हम प्रावधानवार विचार करें तो इसका रास्ता निकल सकता है। तोमर जी, मुझे लगता है कि प्रावधानों में शायद उनकी रुचि नहीं है, इसलिए रास्ता निकलने में अगर उनकी सोल्यूशन में रुचि नहीं है, उनकी प्रावधानों में रुचि नहीं है, तो उनकी रुचि किस चीज में है? क्योंकि किसान चाहते हैं कि उनकी समस्या का निदान हो जाए और उनकी समस्या इन कानूनों से। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 3 कानून रद्द होने चाहिए, रद्द हुए बिना बात नहीं होगी। उन्होंने तो यहां तक धमकी दी कि वो दिल्ली को जोड़ने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, टोल प्लाजा पर कब्जा करने की बात कही। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो एनआरकी पूरे सिस्टम में फैल जाएगी, खासतौर पर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन है किसानों के साथ? मैं भी अभी किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी आंदोलन का रास्ता और परिणाम वार्ता के बिना नहीं निकलता है और सरकार जब वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी वार्ता चली रही है और इस बीच में नए नए आंदोलन की घोषणा करना, इसको किसी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। जहां तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है, मैं राजनीतिक दलों को भी ये कहना चाहता हूं कि उनको किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहिए। जो राजनीतिक दल समर्थन करने की बात कह रहे हैं, वो राजनीतिक दल को अपने गिरेवा में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने उनको समर्थन भी दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता पहले इस बात को तो स्पष्ट करें कि जब 2019 का घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था तो इन्हीं कानूनों को बनाने की और बदलने की बात कही थी। तो क्या वो अपने घोषणा पत्र से मुकर रहे हैं? या पहले घोषणा पत्र जब उन्होंने घोषित किया तो उस समय वो किसानों को गुमराह कर रहे थे कि आज वो देश भर के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं अभी लेकिन आपके जो तोमर साहब और बहनों को ये कहना चाहता हूं, तोमर साहब, जो आरोप आप किसानों के आंदोलन पर लगा रहे हैं, किसानों का जो आंदोलन है और जो उनके नेता है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, सरकार कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है और विपक्ष तो इसमें सूट बूट की सरकार कोई लाइन को भी जोड़ लेता है। हालांकि वो उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन आखिरकार इतना समझाने के बावजूद किसान क्यों नहीं समझ पा रहा ये उसके हित में कानून है, अगर ये किसान पंजाब और हरियाणा का ही है तब भी? नहीं, मैं देवानंद जी आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं जी कि सरकार बहुत साफ नीयत से इस कानून को लेकर आई है जी। यह कानून किसान को अपने उत्पादन के कहीं भी कहीं से भी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस कानून के माध्यम से बिना टैक्स के खरीद और बिक्री हो सकेगी। अगर कृषि उपज पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा तो इसमें किसान को क्या नुकसान हो सकता है? तो फिर जब आप सारे संशोधन ये कर रहे हैं, भीतर अगर प्रावधान पेमेंट हो जाए जी तोमर जी, किसान को क्या परेशानी हो सकती है? जी तोमर जी, मेरा सवाल ये है आपसे अगला कि जब आप सारे ये प्रावधान कर रहे हैं, सारे संशोधन कर रहे हैं, आखिर क्या किसान की क्या मजबूरी है? वो मान नहीं रहा, या वो मानना नहीं चाह रहा, या उसको कोई मानने नहीं दे रहा? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि कुल मिला के किसान यूनियंस के लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और उनमें भी कई लोग इस पक्ष में हैं जो सोचते हैं कि चूंकि किसानों की जो वाजिब बात थी वो वाजिब बात को सरकार ने माना है और उस पर प्रस्ताव दिया है
और इसलिए हमें मानना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, मत मतांतर तो हो ही सकता है। अब 40 यूनियन एक साथ बैठी हैं तो एकदम वो मान जाएंगे ऐसा स्वाभाविक रूप से आसान नहीं होता है। इसी बीच लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसान यूनियंस इस बात को मानेंगी और आंदोलन को समाप्त करेंगी। मुझे अभी भी पूरी आशा है। तोमर साहब, इसी बीच राहुल गांधी, शरद पवार और लेफ्ट के कई वरिष्ठ नेता जो हैं, सीताराम येचुरी साहब, राष्ट्रपति से इन्होंने कृषि बिल को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर मुलाकात करी और वापस लेने की बात कही। क्या वाकई आपको पॉलिटिकली भी इस पूरे मुद्दे पर, यानी आपकी सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर लिया गया है? और दूसरा, किसानों के से प्रेशर डलवाया जा रहा है, चाहे वो पंजाब के किसान हो, चाहे वो हरियाणा के ही के कुछ जिलों के किसान हो, लेकिन वो एक दबाव बनाया जा रहा है जिससे कि आपकी सरकार की छवि बिल्कुल धूमिल हो जाए देश भर में किसानों के बीच। क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार बहुत कुछ कह भी रहे हैं कि चोर दरवाजे से ये सब कुछ करा जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी अगर आंख से देखना नहीं चाहते तो इसका इलाज तो किसी के पास है नहीं। लोकसभा में 4 घंटे तक चर्चा हुई, राज्यसभा में 4 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस के जो मेंबर हैं उनने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है और ये सारा देश इस बात को जानता है कि राहुल गांधी ने जब अपना मैनिफेस्टो घोषित किया तो उन्होंने इन सारी रिफॉर्म के बारे में बात कही। उन्होंने तो कहा कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को निरस्त कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे, एपीएमसी को, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कर देंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन आज वो ट्वीट करके कह रहे हैं, शरद पवार साहब इस देश के वरिष्ठ नेता हैं, कृषि मंत्री रहते हुए कृषि मंत्री, इस प्रकार के रिफॉर्म करने के लिए देश भर के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने आग्रह किया। और जहां तक वामपंथी नेताओं का सवाल है तो मैं वामपंथी नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि इससे पहले वो त्रिपुरा में सरकार में थे, पश्चिम बंगाल में सरकार में थे, पश्चिम बंगाल में आज इतनी गरीबी क्यों है? इसका कोई जवाब कम्युनिस्ट पार्टी का नेता देना चाहता है क्या? या सिर्फ देश के गरीब लोगों को और किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश है? लेकिन देश अब इन सारी चीजों को समझ चुका है। ठीक है सर। नरेंद्र मोदी जी की जहां तक छवि का सवाल है, ये सारे के सारे नेता नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई छवि और देश की बढ़ती हुई साख को देखकर भयभीत हैं। मेरा आपसे, मैं राहुल गांधी पर इस प्रकार इस तरह से वो देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे नरेंद्र मोदी की छवि पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है कि गरीब और किसान की उन्नति आपको मेरी आवाज मिल रही है और ये उन्नति का रथ लगातार चल रहा है। तोमर जी, मेरा सवाल यह है कि मेरा सीधा सवाल यह है, आपको लगता है किसानों को कोई भड़का रहा है, कोई बरगला रहा है ताकि सीए की तर्ज पर सरकार को ब्लैकमेल करा जा सके? मैं समझता हूं कि मैं इस मामले में, देवंगत जी, अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कुल मिला के मैं ऐसा मान रहा हूं कि किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन है। मैं कृषि मंत्री के नाते उनके साथ चर्चा में हूं। उनके साथ जो चर्चा हुई उसमें जब उन्होंने कृषि उपज मंडी के बारे में अपनी बात कही, मैं इसलिए तोमर जी बिल्कुल मैं भी बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि उनको पूरा मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा तोमर जी, कहे अनुसार तोमर जी, ये सवाल मैंने आपने इसलिए पूछा क्योंकि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे वो किसान आंदोलन में भी दिखाई दे रहे हैं। हमने कुछ पोस्टर्स भी देखे जिसमें उमर खालिद का नाम है, जिसमें वरवरा राव का नाम है, जिसके अंदर शर्जील इमाम का नाम है, जो कि असम और भारत को काटना चाह रहा था। वो कह रहा था कि चिकन नेक को काट दो, जो उसका बड़ा बयान था। उसके अलावा भी बड़े सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल है, जिन्होंने भारत के खिलाफ बोला है। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इन किसान आंदोलन के अंदर ये शाहीन बाग के लोग कैसे कूद पड़े हैं, कैसे ऐसे पोस्टर आ रहे हैं? ये देश के लिए घातक है, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है जब वो अमित शाह से बैठक करके निकले, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री है पंजाब। देवंगत जी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि मैंने भी आज सुबह अखबार में पढ़ा, ये दैनिक भास्कर अखबार है और इसमें किसान आंदोलन में दिखे दिल्ली के दंगों के आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग। और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तत्वों के हाथ में
अगर ये आंदोलन पहुंच जाएगा तो किसान के हितों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अभी तक अनुशासन बना के रखा है, इसलिए किसान यूनियन को सावधानी बरतना चाहिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के तत्व अगर आंदोलन में दिखेंगे तो इससे निश्चित रूप से किसान बदनाम होगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान ने खाद्यान्न की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाया है। कोविड जैसे संकट के दौरान भी किसान ने अपना पसीना बहाकर खेती की ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए इस प्रकार के जो तत्व हैं इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर किसान यूनियन को नजर भी रखनी चाहिए और बाकी सब लोगों को भी सावधानी बरतना चाहिए। तो अमर साहब, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार किसानों की यह मांग है कि एमएसपी को कानूनी तौर पर कृषि कानून में शामिल किया जाए। इसको शामिल करने में सरकार को परेशानी क्या है? दीपंकर जी, एमएसपी का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। और दरअसल क्या है कि एमएसपी प्रशासकीय निर्णय से चल रही है, अच्छे से चल रही है, और एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना प्रारंभ किया है। इसका फायदा पूरे देश के किसानों को मिल रहा है। उनके उत्पादन की कीमत बढ़ रही है, सरकारी खरीद भी बढ़ रही है। अगर यूपीए की सरकार से हम तुलना करें तो लगभग 2 गुने से ज़्यादा 6 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय सरकारी खरीद की गई है। और लगातार एमएसपी और कैसे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, एमएसपी के माध्यम से किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, सरकार उस दिशा में लगातार विचार करती रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये कह चुके हैं, मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर इस बात को कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। और अभी जब किसान नेताओं ने एमएसपी की बात की तो हमने उनको कहा कि हम आपको लिखित में आश्वस्त करेगी भारत सरकार कि एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी। इस पर किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? ऐसा लगा जब राकेश टिकैत अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे थे तो गतिरोध हो सकता है खत्म हो जाए। उन्होंने ऐसी एक बाइट भी दी कि नतीजा अब एक कदम ही दूर है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगा कि नतीजा निकल के नहीं आया। ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि आप सरकार में हैं, ठीक है, एक स्टैंड ऑफ है, विपक्ष उसको हवा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार का काम है कि इसको नियंत्रण में करना, क्योंकि आम लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है जो कि दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि इस समय आप पे बड़ी जिम्मेदारी है और देश टकटकी लगाए देश के कृषि मंत्री को देख रहा है कि हल कैसे निकलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर, सोल्यूशन क्या है? मैं देवंगन जी आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों और बहनों को यह कहना चाहता हूं कि नए कानून से एपीएमसी को कोई खतरा नहीं है। नए कानून में जहां तक संशोधन का प्रस्ताव है तो हम लोगों ने यह प्रस्ताव में दे दिया है कि एपीएमसी और प्राइवेट मंडी दोनों में समान प्रकार का रजिस्ट्रेशन और समान प्रकार का टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है। उनका विषय एक ये भी था कि एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा तो विवाद के मामले में जुडिशियली में जाने की अनुमति होना चाहिए। सरकार इस बात पर भी चर्चा के लिए तैयार है। ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार ने इस बात में भी अपनी सहमति व्यक्त की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, एग्रीमेंट है, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमने इस पर भी उनको सहमति दी है। पराली के विषय में उन्होंने कहा था कि इसमें किसान को क्रिमिनलाइजेशन में नहीं डालना चाहिए, हमने कहा इसका भी समुचित समाधान करेंगे। बिजली की जो व्यवस्था है सब्सिडी की, वो यथावत रहनी चाहिए। इस मामले में भी हम लोगों ने सहमति जताई है और मुझे लगता है कि किसान से संबंधित जो बातें हैं उन सारी बातों को किसान यूनियन के मुताबिक हल करने का प्रस्ताव हमने दिया है। देश भर के किसान इस बात को समझेंगे, पंजाब के किसान इस बात को समझेंगे और किसान यूनियन भी इस बात को समझेंगी
और मुझे लगता है वार्ता के लिए दोबारा आएंगी और जो गतिरोध है ये गतिरोध जल्दी ही समाप्त होगा। कितनी जल्दी? ऐसी मैं अगर मुझे आपसे पूरी आशा है देवंगन मैं आपसे टाइमलाइन नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी कितनी जल्दी आपको लगता है ये गतिरोध जो है ये समाप्त हो सकता है? और दोबारा वार्ता की आपकी कोई बात हुई है क्या अभी किसी किसान यूनियन से? मैं लगातार वार्ता करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि गतिरोध टूटेगा, वार्ता का क्रम पुनः प्रारंभ होगा और स्थिति सामान्य होगी, क्योंकि जो लोग आंदोलनरत हैं वो भी कठिनाई में हैं। ठंड का सीजन है, कोविड का संकट है और दिल्ली के नागरिकों को भी बहुत परेशानी हो रही है। आंदोलन करना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकार को प्राप्त करने के कारण लेकिन आप पर अधिकारों का हनन हो, आपकी सरकार पर यह आरोप लग रहा है तोमर जी कि आप मुझे लगता है किसान इस दिशा में सोचेंगे। आप अपने अलायंस पार्टनर्स को भी नहीं समझा पा रहे। अब अठावले साहब भी भारत बंद में शामिल हो गए जो आरपीआई के हैं, उससे पहले अकाली दल आपको छोड़ के चला गया। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी तरफ से एक स्ट्रैटेजिकल चूक हुई लोगों को साधने में, अपने सहयोगियों को साथ में रखने के लिए? चलिए शिवसेना तो पहले अलग हो गई थी सत्ता के लिए, लेकिन अब अकाली दल का अलग होना, आरपीआई का भारत बंद में साथ दे देना, मैं दैट इज अ सेटबैक फॉर योर गवर्नमेंट। जी मैं इस मामले में सभी राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि किसानों के मामले में सियासत नहीं करना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन किसानों के मामले में अगर सियासत होगी तो किसान के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार बिना सियासत के रिस्क लेकर वर्षों से किसानों को लगी बंदिशों से मुक्ति दिलाना चाहती है। यह किसानों के लिए, कृषि के लिए और खेती के धंधे में संलग्न लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का वो लोग लाभ उठा सकें, इसका मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है, इसमें मदद करने की आवश्यकता है। जहां तक भारत बंद का सवाल है तो आप मुझसे अधिक जानते हैं, क्योंकि आप देश भर में उस दिन समाचार को कवर किए होंगे। तो मैं समझता हूं कि जहां आंदोलन की जड़ है वहां भी पूरा भारत बंद नहीं हुआ और वहां भी दुकानें खुली रही और बाकी देश भर में कितना क्या असर हुआ आप सब भली बात जानते हैं। और भारत बंद से लोगों को मालूम भी पड़ गया कि इस आंदोलन में किसान कितना साथ है और राजनीतिक दल कितने साथ हैं। तोमर साहब, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कल पश्चिम बंगाल में हमला हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी ने उनके सरनेम को लेकर भी बड़े सारे अपशब्द बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के काफिले पर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हमला हुआ वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। आजकल पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं हैं, चाहे वो नड्डा जी पर हमला हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी पर हमला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं का मामला हो, इन सब को देखने से ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है, अराजकता व्याप्त है। और इस मामले में ममता बनर्जी को शर्म करना चाहिए। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। शुक्रिया तोमर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने न्यूज 18 के माध्यम से सीधा संवाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर हैविंग यू। नरेंद्र सिंह तोमर साहब, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।